मरिया साहिबा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से विद इन अ वीक, एक हफ्ते में जो गजा मुआहदे की पेशगोई है और हमास की रजामंदी, तो मामला आपको सुधार की तरफ, अमन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जब तक ये सीज फायर नहीं होती और इसके जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो वाजे नहीं होते, तो कबल उस वक्त होगा कहना कि क्या अमन, देर पा अमन आ सकता है कि नहीं। इसलिए कि अगर ये महदूद अरसे के लिए है, फिर तो हम ये नहीं कह सकते कि अमन आ जाएगा। लेकिन देखना ये है कि आगे जाके किस हद तक ये जो डील है इजराइल के टर्म्स पे होगी, या ऐसी होगी कि फलस्तीनियों को भी उनके हक मिलेंगे। तो आपकी अभी तक की ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन क्या कहती है, अंडरस्टैंडिंग, कि इसमें बाकी इसराइल की ज़्यादा सुनी जाएगी? बिल्कुल, सारा काम ही इजराइल के लिए हो रहा है। इसलिए कि जैसे आपने देखा पिछले 1-1.5 साल से क्या होता चला आ रहा है। ठीक है, ट्रंप के आए हुए अभी 5-6 महीने हुए हैं, मगर ट्रंप ने भी 5-6 महीने में क्या किया? क्या उसने इजराइल को रोका? जो इजराइल रोजाना 100 के करीब फलस्तीनियों को शहीद कर रहा है, जो कि बेचारे भूखे फलस्तीनी बच्चे, ख्वातीन लाइनों में खड़े होते हैं इमदाद लेने के लिए, और उन पे फायरिंग होती है। जानबूझ के उनको शहीद किया जाता है, उनको मारा जाता है, अस्पतालों पे बम बरसाए। किसने इजाजत दी इजराइल को? और अगर इजाजत नहीं दी तो रोका क्यों नहीं? ट्रंप ने क्या किया? मैं तो ये कहती हूँ, जो लोग कहते हैं, हमारे एग्जैक्टली। मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं कि ये इज अ मैन ऑफ पीस। ये किस तरह का मैन ऑफ पीस है भाई, जो पहले आग लगवाता है, फिर कहता है कि मैं वो आग बुझा देता हूँ और मुझे नोबेल प्राइज दे दें? ये क्या बात हुई? तो हमें देखना है कि क्या होता है आगे। इस वक्त तो बहुत मुश्किल है कहना। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि देर पा अमन की उम्मीद करना, मेरा ख्याल है, कबल उस वक्त होगा। ठीक है, अब आपने जैसा जिक्र किया, आज भी देख लें कि 9 मुहर्रम के दिन भी तकरीबन 40 से ज़ायद 42 का फिगर बताया जा रहा है कि फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और वो खुराक के मुंतज़िर थे। तो एक जाने मुआहदे की बातें की जाती हैं, पीस की, अमन की, और दूसरी तरफ इस तरह के जो बमबारी है वो भी जारी है, बाकी समझ से बाहर है। अच्छा, ट्रंप साहब की आप बात करी थी मलिया साहिबा। ट्रंप साहब एक इंतहाई अनप्रडिक्टेबल शख्सियत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी को लेकर ज़ाहिर बात है, अमेरिका के सदर है, सुपर पावर अमेरिका, और लीडर्स में अगर आप हायरार्की देखें तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लीडर अमेरिका का सदर ही कंसिडर होता होगा पूरी दुनिया में। तो उनके जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, फितरत है, या जो उनकी मैंटालिटी है, फिर सॉरी टू से डबल फेस्ड, के अंदर से क्या कर रहे होते हैं, बाहर से क्या कर रहे होते हैं, वो कहते हैं ना कि राइट दिखा के लेफ्ट मुड़ जाना, बहुत ही स्मार्ट प्ले करते हैं। तो आगे जाके पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के निज़ाम के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है उनकी अनप्रिडिक्टेबल नेचर? देखिए, अनप्रिडिक्टेबल वो सिर्फ दिखावे के लिए है। इसलिए कि जो वो करना चाहता है, उनके ज़हन में तो वो क्लियर है ना। वो एक, जिस तरह बुली होता है ना, डरा के, धमका के, थ्रेटन करके, फिर लोगों को या मुल्कों को मनवाना उन टर्म्स में जो कि वो समझता है कि उसके मुल्क के मुफाद में है या उसके अपने मुफाद में है। तो इसमें तो मैं नहीं समझती कि कोई खास अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। अगर अनप्रिडिक्टेबिलिटी है जैसे आप कह रही हैं, तो वो एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करता है। स्मार्ट प्ले लेकिन करते हैं ना। जाहिर है, इससे पूरा जो निज़ाम है दुनिया का, वो तो हिल चुका है। लेकिन उसको हिले हुए, मेरा ख्याल है, ट्रम्प के आने से पहले भी वो हिला हुआ था। जिसको हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते थे, वो तो बिल्कुल डिसऑर्डर में तब्दील हो चुका था। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद जाहिर है ज़्यादा, मैं समझती हूँ, केओटिक सूरत हाल बनती जा रही है दुनिया में। लेकिन ये याद रखें कि अमेरिका इज नॉट अ लोन सुपर पावर। वो दिन खत्म हो चुके हैं जो कि वो सोल सुपर पावर था। उसको तो खत्म हुए 20-25 साल, शायद उससे भी ज्यादा हो चुके हैं। अब रशिया भी तो इक्वली उतनी ही सुपर पावर कंसिडर होती। मैं समझती हूँ कि इस वक्त एक मल्टीपोलर दुनिया है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जो है, अपना लेवरेज जो है, इस्तेमाल करते हैं। ये वो दुनिया कि वॉशिंगटन जो चाहता है वो हर चीज मनवा लेगा पूरी दुनिया से, ये मुमकिन नहीं है।
ठीक है। अच्छा मैम, आपने पूरी सिचुएशन में देखा होगा जब ये ईरान का मामला बना था, अब इसराइल फ़लस्तीन का मामला है, यूक्रेन रशिया का मामला था, वहाँ से भी अगर आप शुरू करें तो दूसरा ये कि इन्होंने पूरी कैंपेन में ट्रंप साहब ने खुद को बड़ा अमन का दाई रजिस्टर करवाने की बड़ी कोशिश की कि जी वो पीस को प्रमोट करना चाहते हैं और शायद वाकई नोबेल पीस जो इनाम है प्राइज़ उसके हकदार भी वही हैं। तो उन्होंने बड़े स्मार्टली एक बाकायदा अपने जो वोटर्स थे उनकी नब्ज़ पे हाथ रखा, उनकी पल्स को देखा, और मैंने देखा है कि वो बड़ा देखते हैं कि वो एक पत्ता फेंक देते हैं, कोई ना कोई कार्ड फेंकते हैं और फिर वो लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि लोग इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे, और उसके बिहाफ पे वो यू टर्न भी ले लेते हैं बड़ी महारत के साथ। और यू टर्न भी उन्होंने डिसाइड किया होता है कि उन्होंने कितने घंटे बाद या कितने दिनों के बाद लेना है। और जिससे आपको याद होगा 2 हफ्ते में ये मामला मैं देखूंगा, और उससे पहले ही उन्होंने अटैक कर दिया ईरान पे। तो ये भी इनकी पूरी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा दिखाई देता है। हाँ, मगर अगर आप झूठ के जरिए अपनी स्ट्रेटजी चलाते हैं, जो कि सदर ट्रंप ने की जब ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, और मुज़ाकरात जारी थे, जबकि पहले इजराइल ने हमला किया, फिर अमेरिका ने खुद बमबारी की। तो इसमें तो मैं समझती हूँ कि कोई हमें इस पे तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ये कितनी मनफी चीज़ है, कितनी नेगेटिव चीज़ है। इसमें तो कोई कमाल नहीं है सदर ट्रंप का। मैं ठीक है। समझती हूँ कि इस वक्त सदर ट्रंप ने अमेरिका को जहाँ ला के खड़ा किया है, उनकी अंदरूनी पॉलिसीज और उनकी खारजा पॉलिसीज की वजह से, उससे अमेरिका इज लूजिंग ग्राउंड इंटरनेशनली। अमेरिका की वो इमेज, क्रेडिबिलिटी वगैरह नहीं रही। वो तो आप भी जानती हैं और सारी दुनिया जानती है। अच्छा मैम, इसके अलावा आप ये देखें कि हमारी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, ठीक है, बहुत सी तारीफ़ हमारी मेरिट पे की गई, लेकिन हमें दूसरा पहलू भी हमेशा उजागर भी करना चाहिए और उस पर भी गौर करना चाहिए कि जोग्राफियाई जो हैसियत है पाकिस्तान की, अगर हम खित्ते की बात करें, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। फिर हमारी तारीफ़ करना, ऑफ कोर्स जब हमने जिस तरह ईंट का जवाब पत्थर से दिया इंडिया को, इंडिया हमसे बड़ा देश खुद को कहलवाता है दिफाई बजट के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, उनके पास राफेल तैयारे थे, तो हमारी परफॉर्मेंस भी देखी दुनिया वाकई हमारी मोतरफ हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक विनिंग कमांडर वहाँ पे खड़े हुए थे, हमारे जो फील्ड मार्शल थे, उनकी तारीफ हुई। लेकिन दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए कि इससे ज़्यादा बढ़कर हमसे कहीं एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें ना लगा ली जाएं अमेरिका की जानिब से, क्योंकि माजी में भी हमें इस्तेमाल किया जाता रहा, हम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए, हमारी लाख से ज़्यादा शहादतें हैं जिसको हम अक्सर कोट भी करते हैं वक्तन फ़वक्तन। और उसके अलावा आप देखें, जब शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का मामला बना था तो आपको याद होगा ट्रंप साहब ने बड़ी तारीफ़ की थी पाकिस्तान की, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी तारीफ़ की थी, ट्विटर पे शुक्रिया भी अदा किया था, और उसके बाद फिर वो वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे से खबर चल पड़ी थी। तो इनको इस्तेमाल करना भी बड़े अच्छे तरीके से आता है। बहरहाल अभी तो हमारी क्लियर स्टेटमेंट है कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन उनके इरादे आपको क्या दिखाई देते हैं? देखें, ये तो वही जानते होंगे कि उनके इरादे क्या हैं। लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए दो जी। तीन चीज़ों पे। एक तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो चीन है, वो अमेरिका नहीं है। ठीक है। चीन जो हमारी मुआशी और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, वो अमेरिका नहीं करता और ना ही कर सकता है। अमेरिका का सेकंड पॉइंट, अमेरिका का जो पार्टनर ऑफ चॉइस है हमारे खित्ते में, वो पाकिस्तान नहीं है, वो भारत है। इसलिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, आप जानती हैं, वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है। ये सबसे अव्वलीन तरजीहात में शामिल है उनकी खारजा पॉलिसी में, कि चाइना को किस तरह से कंटेन किया जाए और काउंटर किया जाए। और उस हवाले से मैं कहूँगी कि जाहिर है पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि वो ऐसी किसी कोएलिशन का हिस्सा बने जो कि एंटी चाइना हो। तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। और फिर पाकिस्तान को क्या किसी तारीफ की ज़रूरत है? किसी की तारीफ की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। हमें हमें अपने आप में इत्तेमाद होना चाहिए। बिल्कुल, हमें जो कि हमें है। अपने हमें अपने अवाम की तारीफ की जरूरत है। हमें किसी बाहर वाले बहुत की खूबसूरत तारीफ बात। समझने की हमें जरूरत। ठीक है। अच्छा, आपने चाइना का जिक्र किया, तो चाइना के साथ भी अमेरिका अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर करना चाहता है, क्योंकि ट्रंप साहब ने भी हाल ही में एक स्टेटमेंट भी दी थी कि शायद वो चाइना का दौरा करेंगे। इस पर आप क्या देख रही हैं? देखें, चाइना के साथ उन्होंने बहुत मुश्किल से एक तजारती मुआहदा किया है जो कि आर्जी है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी इससे तब्दील नहीं होती। अमेरिका ने मुख्तलिफ किस्म की बंदिशें लगाई हुई हैं चीन पे, इसलिए कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन जो है वो उनका एक स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है, आप कह लीजिए स्ट्रेटेजिक चैलेंजर है। वो नहीं चाहते कि चीन जो है इससे ज़्यादा भी पावरफुल हो।
लेकिन अमेरिका रोक नहीं सकता। जो चीन की स्ट्रेंथ है, जी। जो पार है, अमेरिका जो मर्जी कर ले, इस तरह दुनिया चलती नहीं है। और तारीख ने तो हमें यही सिखाया है ना, कि एक राइजिंग पावर होता है और एक एस्टैब्लिश पावर होता है। एस्टैब्लिश पावर एक राइजिंग पावर को रोक नहीं सकता। अच्छा मैम, ये अमेरिका से जो मुमकिन तिजारती मुआहदा है वो हमारे मुल्क के लिए कितना आप फ़ायदामंद देखती हैं, आगे जाके कितना सूदमंद साबित होगा? क्या ये जो तिजारती एक मुफाहमत है, ये पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो माजी में पैदा होने वाली किसी हद तक हम कशीदगी का अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो आपको लगता है कि इसको कम करने में कोई किरदार अदा कर सकता है, मौसर हो सकता है? पहले तो हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि हमारी जो तजारती वॉल्यूम है, वो बहुत ही मॉडेस्ट है। 7 बिलियन के करीब हमारी टू वे ट्रेड है। 5 बिलियन के करीब हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि स्टैटिक रहे हैं पिछले चंद सालों से। तो पहले तो इसको पर्सपेक्टिव में रखें। देखें, मुल्क जो होते हैं वियतनाम की तरह या थाईलैंड की तरह, साउथ ईस्ट एशिया अगर आप देख लें, उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं उनके एक्सपोर्ट्स। 5 बिलियन डॉलर नहीं होते। तो पहले तो यानी कि इतना बड़ा इसको बनाया हुआ है इशू, जी जी जी। पता नहीं बड़ा मायदा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं इसको पर्सपेक्टिव में रखें। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की सबसे बड़ी मंडी है, मगर इससे ज्यादा बड़ी मंडी तो यूरोपियन यूनियन है। हमारे एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हैं जो कि अमेरिका जाते हैं। तो अगेन मैं समझती हूँ अमेरिका अमेरिका की जो ऑब्सेशन है हमारे मुल्क में, मुझे आज तक नहीं समझ आई। मैं बतौर सफीर सर्व कर चुकी हूँ अमेरिका में। मेरे ज़हन में तो ये नहीं था कि हर चीज़ अमेरिका अमेरिका होती है। हाँ ठीक है, वो एक अहम मुल्क है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन ये ऑब्सेशन मैं देखती हूँ यहाँ पर हमारी रूलिंग एलीट में, और फ्रैंकली हमारे मीडिया में भी। वहां कुछ भी हो जाए, कोई छींक भी मारे अमेरिका में, तो यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आ जाता है। आई टोटली एग्री, ऐसा ही होता है। मुझे आप समझाएं, ये क्या ऑब्सेशन है? आप व्हाट इज बिल्कुल दिस? सही कह रही हैं, आई टोटली एग्री। गुड। ठीक। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, इसी बात से जुड़ी हुई बात कि आपने कहा कि हमें किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। लेकिन हाँ, माजरत के साथ वाकई कई बार आपने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि अमेरिका में कुछ भी हो रहा होता है। अच्छा मलिया साहिबा, एक और चीज़, ये जो ईरान दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये वाज़े तौर पे कहा, तो इस पर आगे फिर ये अमेरिका की क्या सोच होगी? ये तो उनको जौहरी प्रोग्राम नहीं शुरू करने देंगे। और मुझे अभी तक इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि एक इस्लामी मुल्क क्यों एटमी पावर नहीं बन सकता? क्यों इनको इतना खटक रहा है? वो उनको राइट नहीं है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बिल्कुल ठीक फ्रेम किया। थैंक यू। ये अमेरिका का तो हक नहीं है कि वो इस पे फैसला करें कि कौन जौहरी पार हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अगर उन पे होता तो पाकिस्तान आज जौहरी पार ना होता ना। हमें नहीं तो रोका हम इन्होंने। अंदर से कितना खटकते होंगे मैम? हम पे क्योंकि बंदिशें हम तो नहीं बन लगाई, चुके हैं जौहरी ताकत, एटमी सैंक्शंस ताकत। लगाए हम पे एम्बार्गो हमारी इक्विपमेंट को की, मुख्तलिफ किस्म की प्रेशर लेके आए हम पे। तो क्या हुआ उसका नतीजा? क्या था? कुछ भी नहीं। अगर एक मुल्क ये समझता है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में, उनके कौमी मुफाद में कोई चीज़ है, तो वो करेगा। वो चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो या वो मुल्क ईरान हो। तो मैं समझती हूँ हाँ, अमेरिका हर कोशिश करेगा, बमबारी कर चुका है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज बिल्कुल तबाह हो जाएं, और फिर एक मिनट कहता है हमने सारा कुछ तबाह कर दिया, फिर अगले मिनट कहता है अच्छा हमें तो पक्का पता नहीं है कि क्या क्या तबाह हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, और ये अगर सुपर पावर की हालत है जिसपे कि इतने ज्यादा हमारे लोग हमारे मुल्क में समझते हैं कि वो जो मर्जी है वो कर सकता है, उनको 24 घंटे में नहीं पता चला कि उन्होंने वाकई सारा कुछ डिस्ट्रॉय किया या नहीं, तो ये किस तरह का सुपर पावर है? देखें, इसलिए मैं कहती हूँ, ये नहीं मैं इनकार कर रही कि वो सुपर पावर नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इसको हमें एक पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। एग्जैक्टली। इसको मुबालगा करके नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका जो चाहता है वही करेगा और कर सकता है, और उसको फिर नताइज भी वही मौसूल होंगे जो वो चाहता है। ईरान के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ईरान ने क्या सबक सीखा होगा? ये जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसराइल का अटैक, फिर अमेरिका की बमबारी, उन्होंने तो फिर यही सबक सीखा होगा कि देखें, एक ही तरीका है कि हम अपने आप की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, और वो है जौहरी वेपन्स। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि अगर अमेरिका चाहता था कि न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की तरफ ना जाए ईरान, तो जो अमेरिका करता रहा है और इसराइल करता रहा है, वो तो धकेल रहे हैं ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ, जौहरी अस्त्र की तरफ।
ठीक है। अच्छा, जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं जो इसराइल के वजूद को तस्लीम करने के हवाले से जो ख़बरें आईं, उसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि हमने तो कैटेगोरिकली कहा है कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बहरहाल इसमें भी बहुत से बड़े बड़े जो तज्ज़ियाकार हैं, बहुत सी अक्ल कुल रखने वाले, दावा करने वाले लोग अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के, चौकों चौराहों पे बैठ के, कॉफ़ी शॉप्स पे बैठ के बड़ी ऐसी बातें कर रहे होते हैं मैम कि नहीं भाई ये तो हो जाना चाहिए। बहरहाल हमारी एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम ये नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि ईरान वाले मामले पर जो मुस्लिम उम्मा का किरदार है वो तो खैर हम फ़लस्तीन वाले मामले पे भी देख रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 से, और ये 25 आ गया, 2 साल होने को हैं कि वहाँ पे मुस्लिम उम्मा, अगर हम हदीसों को देखें, हमारे इस्लाम की रोशनी में देखें कि मुसलमान एक जिस्म की तरह होते हैं और अगर एक हिस्से में दर्द है तो तमाम ऑर्गन्स में वो दर्द महसूस होता है। लेकिन सॉरी टू से हम महसूस नहीं कर पाते उन बच्चों का दर्द जिन पे बमबारी की जाती है, हॉस्पिटल्स जहाँ पे ऑलरेडी लोग ज़िंदगी मौत की कश्मकश में होते हैं, उन हॉस्पिटल्स पे भी बॉम्बिंग की जाती है जो इंसानियत सोच तरीन हरकत है। और वॉर्स के भी कोई रूल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे किसी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा नितिन याहू की तरफ से। तो मुझे समझ नहीं आती है कि जब जो ईरान का एक जो गिला था बिल्कुल बजा था कि जो मुस्लिम ममालिक की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, तो क्या मुस्लिम ममालिक को अपनी एयर स्पेस देनी चाहिए थी? पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनियों का जो कत्ल गारत हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, जो जेनोसाइड हो रही है, क्या किया उन्होंने? रोका? जो रोज़ाना, जिसका आप भी तज़किरा कर रही थी, रोज़ाना बच्चे शहीद होते हैं और वो लोग शहीद हो रहे हैं जो कि इमदाद के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, मासूम लोग जिनकी जी। बीमारी हो जाती है। रोका किसी ने? नहीं। किस मुसलमान मुल्क ने रोका इसको? किसी ने नहीं रोका। तो मुझे तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं तो बहुत ही, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आप देखिए 57 कंट्रीज और कोई भी बात करने के काबिल नहीं। देखें, स्टेटमेंट्स तो दे देते हैं, ओआईसी की भी स्टेटमेंट्स आती हैं, रोजाना ही आती हैं, लेकिन स्टेटमेंट से क्या ये चीज रुकी? जेनोसाइड रुका? हालांकि अगर मुसलमान मुल्क वाकई इकट्ठे होके कलेक्टिव प्रेशर, दबाव डालते अमेरिका पे, तो उससे फर्क पड़ सकता था, लेकिन नहीं हुआ ये, नहीं हुआ ये। और बहुत ही, मैं समझती हूँ, शर्मनाक बात है। और इसमें देखें, इसमें मुसलमान जो अवाम है उनका कसूर नहीं है। मैं समझती हूँ कि मुसलमान अवाम, चाहे वो जॉर्डन में है, चाहे वो लेबनान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडोनेशिया में, उन सब के जो दिल हैं वो फ़लस्तीनियों के दिलों के साथ ही धड़कते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो अरब हुकूमतें हैं उन्होंने तो बहुत ही अफसोसनाक रोल प्ले किया है इस सारे सानेहा में।